हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं। उनसे रिलेटेड आपको ट्रिक बताई थी, वो LIC वाली। अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वो आप हमारे चैनल पे जो पहली क्लास है उसको देख सकते हो। पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आज उसी क्लास से रिलेटेड इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए बुक में से मैं जितना रिवीजन हो रही है उतनी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपके जो आपने अगर पहली वाली क्लास लगाई होगी तो ये सब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो डेप्रिसिएशन होता है हमारा, वो अकाउंटिंग के लिए कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है। हमने पिछली क्लास पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो वो कौन सी स्टैंडर्ड में आता था, हमारा कौन से स्टैंडर्ड में आता था। उसके लिए ट्रिक करवाई थी मैंने, वो AIC2, PDCRPF, गेयर, BSRL, और उसके बाद एक टिड ECTID, उसके बाद एक IIJICO LICO वाली ट्रिक बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि जो इसमें डेप्रिसिएशन है वो किससे रिलेटेड है। तो आपको याद होगा कि 6th नंबर पे कैसे आया था, AIC2 या AIC2 लगाओ, या क्या कहा था मैंने इसमें LIC2। तो LIC2 के बाद ये कितने हो गए, 4 हो गए। LIC2, C 2 बार है ना, तो 4 तो यही हो गए। और फिर PD, तो PD मतलब 6th नंबर पे क्या आ गया, डेप्रिसिएशन, जो कि किस में हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग फ़िलहाल ये किस में है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में है। बट अगर अपना नए में आएगा तो उसमें आप याद रखना कि अगर 10 दे रखा होगा ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें आपको क्या करना है, डालना है। तो अब इसी से हम सारे के सारे जितने और रिलेटेड हैं वो भी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, AIC2, याद करो जब मैंने बताया था, क्या बताया था, LIC। तो LI सेकंड नंबर पे क्या था, I था। तो I किससे रिलेटेड हो गया, हमारा इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया ना। फिर यहाँ पे क्या है, बताया था C2 के बाद P से क्या बताया था, प्रायर प्रॉफिट। तो ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5th पे प्रायर प्रॉफिट। 6 पे आपको पता ही लग गया डेप्रिसिएशन, जो कि किस में मर्ज है, 10th में, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट वाले हेड में। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसने 13 बोल रखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 भी आपको बताया था कि वो किससे रिलेटेड होता था, हमारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता था। तो ये भी याद रह जाएगा। जैसे PDCRPF के बाद GIAR था, तो वहाँ पे आई इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा था, डिनोट कर रहा था। तो पहले क्वेश्चन में आपके कितने हो गए क्लियर, 4-5 आपके क्या हो गए, डाउट क्लियर हो गए, जो कि हमने पहली क्लास में पढ़े थे। इसलिए रिवीजन के लिए क्लास लेके आया हूँ। जितने होंगे इसके आज देखते हैं क्लास में कितने होंगे इसके, उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे करने हैं, 15-20 क्वेश्चन कर लिया करेंगे ताकि एक फ़्लो भी बना रहे, क्योंकि बोरिंग नहीं होती फिर क्लास। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसने बोल रखा है, ये थोड़ा अलग सा है पर रिलेटेड किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। देखो यहाँ बोल रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज। इसने बोल रखा है कि इनमें जो हमारी 1/4/2001 से रिलेटेड है जितने भी एंटरप्राइज, इनमें जो अकाउंटिंग की क्या है पीरियड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार, उसमें कितना स्टैंडर्ड उन्होंने रख रखा है, क्या मतलब अमाउंट रख रखी है जो कि हमने मान के चलनी है। तो वो बोल रखा है उसने, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटरप्राइज whose turnover for the accounting period exceeds ₹50 करोड़। तो याद रखना है कि जो हमारी कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, जो हमारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल से क्या है, जितने भी व्यवसाय हैं हमारे रिपोर्ट करने वाले, उनका जितना भी क्या रहेगा, एंटरप्राइज का कारोबार रहेगा, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में 50 करोड़ से क्या होना चाहिए, अधिक का हो। अगर इससे ज़्यादा का होएगा तभी हम क्या करेंगे, इसमें इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, डाल लेंगे, अदरवाइज नहीं डाल लेंगे। इसकी एक कंडीशन लगा लो, टर्म लगा लो, ठीक है। तो अब इसके लिए हिंट दे रखा है कि जो 1997 है ये
इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था 3 और 3 में कैश फ्लो से रिलेटेड है, पता ही है C2 C2 वाला। तो ये यहाँ से पता लग गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो से रिलेटेड है। इसमें क्या है, पब्लिक और जो प्राइवेट क्षेत्र है उसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऊपर बता रखा था, उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि एक सिफारिश की है कि इतना इतना अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो कितना होना चाहिए, 50 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट कितने का हो, 50 तक का तो हो ही, 50 करोड़ तक का। अब थर्ड क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा अलग सा है बट इसी से रिलेटेड है तो करवा रहे हैं कि जो हमारा क्या है इंडियन, ये होता है हमारा GAAP, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये देख लेना, हाँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, तो उससे रिलेटेड है। इसमें बोल रखा है कि ये इन जो हमारे सोर्स हैं इनमें क्या क्या शामिल है ना, इससे रिलेटेड पूछ रखा है। तो ये देखना है हमें इंडियन में, तो इंडियन में क्या है वो देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, ये हमारा जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013 ये है, तो ये देखना है। उसके बाद क्या है, नोटिफिकेशन इश्यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं। या थर्ड क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और एक लास्ट क्या रह गया, ICI ये वाला। तो इनको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे वो बोल रखा है इसमें। तो ये पहचान रखनी है कि इस इंडियन जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस में ये इंक्लूड किए जाते हैं नहीं किए जाते। तो पहला क्या होता है, जो हमारा इंडियन, ये नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे क्या है, इंडियन आ गया, ठीक है। जो हमारा वित्त मंत्रालय, ये इसमें क्या किया गया है, नहीं लिया गया है। और क्या लिया गया है इसमें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो किसको मान के हम क्या करते हैं, चलते हैं। कौन रेगुलेट करता है इनको, ICAI, इसके अंडर चलते थे ना। इसका रूल वो क्या बताया था मैंने, सन बताया था इसका 1949 बताया था, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का क्या बताया था, 1977 बताया था। और अब एक लास्ट कौन सा रह गया, ICAI, वो वाला रह गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हो गया, ICAI भी हो गया, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। लिख भी रखा है थोड़ा ब्रीफली में कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस हैं, वित्तीय विवरणों के लेखन व निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण में कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमने क्या किया था, इनको यूज किया था। तो ये सारे के सारे 3 चीज़ें हैं जो हमें क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। कौन सा नहीं करना, सेकंड वाला। कौन सा था ये रिलेटेड, ये था नोटिफिकेशन इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब इसने ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी ये करे तो है नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसे करने हो तो बता देना, अदरवाइज इसको स्किप करके चलते हैं, या आप देख लो कि करने हैं नहीं करने, ठीक है। ये अभी करवाए नहीं है, बट ये इसमें मर्ज करके दे रखा है बुक में, तो एक आधा क्वेश्चन इसमें अलग आएगा ही है, ठीक है। तो मोस्टली ज़्यादातर इतने तो थे भी नहीं, 28 कितने बताए थे, 27 बताए थे, पहले 28 थे ना, 6th वाला मर्ज हो गया था। तो उसमें से 7-8 तो अभी से पहले हो चुके हैं, तो ये देख लो, अगर करने हो तो देख लो। वैसे तो आप बुक के सामने लिख ही रखा है, ऐसा तो है नहीं है कि समझ में ना आ रहा हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मेरे पे और कोई सैम्पल पेपर वगैरह नहीं था, तो मैंने ई बुक प्रेफर करनी सोची। उसके बाद अब देखो यहाँ लिख रखा है इसमें कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, याद कर लो। बाकी अगर मेरे से पॉसिबल होएगा तो इसका भी ट्रिक वगैरह बना के इसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। इसने बोला है क्या, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। 1 किससे रिलेटेड है, तो ये जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है ना, ये फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट होती है उनको क्या करता है, ये प्रेजेंट करने से रिलेटेड होता है। 29 बोल रखा है जैसे कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई इकोनॉमिक रिपोर्टिंग है उनसे रिलेटेड होता है। इंडियन अकाउंटिंग 37 बोल रखा है किससे रिलेटेड होता है, जो हमारी क्या होती है, आकस्मिक देयताएँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, 37 वाला था ना, कौन सा था ये, 37 वाले का है, इनको क्या कहते हैं अपना, कंटीजेंट लाइबिलिटी, हाँ, प्रोविजन कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, इससे रिलेटेड होता है भाई ये, ठीक है। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक्स, ये से रिलेटेड होता है भाई, ठीक है। तो ये देख लेना, ये वैसे भी करवाया नहीं है, जब होएगा जब देख लेंगे, ठीक है। इसको स्किप ही करके चल लो, याद भी नहीं होगा। अगर जिनको आता है देखो स्टूडेंट को, वो तो अपना कर ही लेंगे।
हमारे अकॉर्डिंग तो देखो अभी क्लास में इसको कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है, एक ये है प्रीफिक्स सी एस ऑफ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ग्रांटेड बाय ICSI। इसने बोल रखा है कि संस्थान है जो CS या उपसर्ग मतलब जो प्रीफिक्स में लग रहे हैं, और ये इनको किन को दे रखा है, कब से कब दे रखा है। तो इसने बोला है कि जो ICSE के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो CS का वो है अपना प्रीफिक्स है, वो दे रखा था कब से, 23-24 जून से लेके 2007 से दिया गया था। ये बस याद रखना है, इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। और उसी से रिलेटेड हमें क्या है, जब से लिया गया और जब से ये क्या किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है भाई, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 वाले एग्ज़ाम में आया था। उसके बाद कौन सा है जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या करता है, अलग अलग बताता है। कहने का मतलब है कि ओनर को और जो मैनेजमेंट है उसके बीच में ये बताता है। हमारा एक वो होता है ना बिजनेस एंटिटी, कि जो ओनर भी है ना वो भी बिजनेस के लिए क्या रहता है, एक अलग सेपरेट एंटिटी के अंदर माना जाता है। कि क्योंकि बिजनेस को क्या करना पड़ता है, जिसने ओनर ने पैसे लगा रखे हैं उसके पैसों को भी क्या करना पड़ता है, उसको पेड ऑफ करना पड़ता है। तो जो बिजनेस है ओनर को भी एक अलग सेपरेट एंटिटी में मानता है, तो वो किस में आएगा, बिजनेस एंटिटी में। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। याद रखना, इसमें लिख रखा है क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर को अलग बताता है और क्या करता है, मैनेजमेंट को अलग बताता है। ये कौन सा है हमारा, मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस एंटिटी वाला, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगला क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द इंडिया आर इश्यू बाय, किसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अभी बताया था मैंने और पिछली क्लास में ही बताया था कि ICAI होता है ना हमारा, क्या थी इसकी वो, ये लिख भी रखा है डिस्क्रिप्शन उसी में इसकी। 1949 में क्या था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की 1977 में हुई थी। ये क्लास में करवाया गया था। उसने बोल रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके अंडर माने जाते हैं, तो ICAI के अंडर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा है इनमें से जो कि किससे रिलेटेड है, फॉलोइंग स्टेटमेंट फाइंड द ओड वन विच आउट विद रिगार्ड्स टू बुक कीपिंग। किससे रिलेटेड है, बुक कीपिंग से रिलेटेड है। तो ये देखना, इनमें से अलग बताना है कौन सा है। तो ये सारे के सारे देखने हैं कि जो हमारा बुक कीपिंग होता है वो हैज़ लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो बोल रहा है कि जो हमारा बुक कीपिंग होता है उसमें क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, ये तो आपने पढ़ा ही है, क्लासीफाइंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है। ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। काम क्या होता है इसका, क्लैरिकल वर्क होता है, ठीक है, ये भी बोल दिया इसने। और क्या होता है इसमें कि जो हमारा बुक कीपिंग है डिपेंड्स करता है अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड मोर यूजफुल, कि उसको हम अच्छे से क्या कर सकें, प्रिपेयर कर सकें, ताकि वो यूजफुल रिकॉर्ड के रूप में काम करे अकाउंटिंग के। ये भी सही है, ठीक है। और एक दे रखा है कि बुक कीपिंग ओनली कंसिडर्ड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ये तो है ही है कि इसमें से क्यों कौन से होते हैं, केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है, तो यही मानने का और तो कुछ है ही नहीं, क्वालिटेटिव तो मानता ही नहीं है। उसके बाद क्या दे रखा है कि जो बुक कीपिंग हैपन्स आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, ये अलग दे रखा है कि ये जब बनेगा जब क्या होएगा, हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होएगी। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ये याद रखना है कि जो बुक कीपिंग है वो क्या होती है, पहले पाई जाती है। तो इसने बोल भी रखा होगा, देखना एक बार, कि जो हमारा बुक कीपिंग है वो रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है, क्लैरिकल के लिए है। जो हमारा बुक कीपिंग है उसको हम क्या करते हैं, और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अकाउंटिंग पे निर्भर रहना पड़ता है। तो उसके बाद बोल दिया कि हमारा जो बुक कीपिंग है वो किससे रिलेटेड होता है, जो कि क्वान्टिटेटिव होएगा, क्वालिटेटिव इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये बोला उसने, ये सबसे अलग है कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो बाद में शुरू होता है कि अकाउंटिंग से पहले। तो ये सबसे अलग था, इसमें ये इसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, विषम बताना था, ठीक है। उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के बारे में लिख रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 किससे रिलेटेड है। तो याद करो, 19 का बताया था मैंने किससे रिलेटेड है, लीज से, और 20 का क्या बताया था, EPS से रिलेटेड। इसने ये भी आगे फर्दर दे रखे हैं। देखो, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है वो रिलेटेड किससे है, लीज से। 24 किससे रिलेटेड है, इंटेंजिबल से होगा। देखो लिख रखा है ना कि इसमें बंद की गई इकाइयों से है। तो ये 24 वाला देख लो कौन सा है, 24 वाला है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाला। तो याद रखना ये उसमें नहीं आएगा, इंटेंजिबल वाला। इंटेंजिबल वाला 26 है हमारा, कौन सा 26, इसमें क्या था, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड था। और 20 अभी बता के हटा था, 19 के बाद 20 EPS से रिलेटेड होता है।
तो ये सारे के सारे इसमें से भी देखो 1 2 3 4 5 5 इसमें आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है आ रहा है सही इसमें, वेट। अब आगे क्या है कि जो हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से सही नहीं है, ठीक है, वो बताना है। पहला क्या है, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि जो हमारा क्या है अपना बुक कीपिंग है वो किससे रिलेटेड होती है, एनालिटिकल नेचर से रिलेटेड होती है। तो ये हमेशा याद रखना कि एनालिटिकल नहीं पाई जाती, ये हमेशा कैसी पाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव पाई जाती है। तो ये भी याद रखना हमारा कि पहले वाला ही क्या है हमारा गलत है। बाकी नेक्स्ट देख लो कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, की जो हमारी बुक कीपिंग है वो किस रिलेटेड है, साइंस और किससे रिलेटेड है, एक तो साइंस से रिलेटेड और दूसरा किस रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कला और विज्ञान दोनों होती है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, जो लेन देन है हमारा वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा सर्टेन सेट ऑफ बुक्स से होता है। ये भी सही है, इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो ऐसी रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। बुक्स में ही करेंगे जब भी तो बुक्स कीपिंग कहेंगे। और बुक कीपिंग इन द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक्स, और वो रखा है जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो क्या होती है, वो अकाउंटिंग बुक्स को ही क्या करते हैं, उसी में हमारी हेल्प करती है। तो ये हमारे तीनों क्या थे, सही थे। यही क्या था हमारा गलत था, एनालिटिकल नहीं होता। कौन सा होता है, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। याद रखना है इसको कि बुक कीपिंग हमेशा कैसे पाया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, असेसमेंट कब स्टार्ट होती है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कब होती है, 1 अप्रैल से शुरू होती है और कब ख़त्म होती है, 31 मार्च को। इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। आगे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, दोबारा आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। और उसके बाद क्या बोल दिया इसने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 10 है जो कि फिक्स एसेट से रिलेटेड है, पर अब किससे जानते हैं इसको, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी के इंक्लूड अंदर क्या कर दिया, 6 को कर दिया। तो ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारी कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट, यहीं पे पढ़ा था अभी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहला होता है उसमें तो खाली रूल्स के बारे में ही बता रखा होता है, तो दे रखा है। तो यहाँ से भी आपका 1-2 क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 से रिलेटेड कौन सा होता है हमारा, होल्डिंग और सब्सिडरी का बताया था, जिसमें होल्डिंग और सब्सिडरी का एग्जांपल दिया था जियो कंपनी का शायद, है ना। तो जियो कंपनी का बताया था कि उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगी। जैसे कि बताया था उनका बैलेंस शीट रहेगी उनकी, उनके बाद P&L अकाउंट रहेगा उनका, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या करेंगे, मतलब कंपनी उनकी एक है, सब ब्रांचेस अलग हैं, तो वो क्या करेंगे, जब कंपनी का टोटल करेंगे तो वो कंसोलिडेशन कर देते हैं सारी की सारी चिट्ठों को, सारी की सारी बैलेंस शीट को, ताकि कंपनी की टोटल नेटवर्थ निकाली जा सके कि कितनी बन रही है। तो उसके लिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं 21 का। तो यही है कि जो लिस्टेड कंपनी होती हैं उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं 21 का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, जहाँ से जैसे मैंने हाईलाइट सा कर रखा है कि जो सेबी होती है हमारा, और इसके अकॉर्डिंग बता रखा है कि सेबी का एक्ट क्या है, वह बताना एक बार कमेंट में कि सेबी का एक्ट क्या है, ठीक है। तो इसने बोला है कि सेबी के अनुसार सभी कंपनियों को अपना कंसोलिडेशन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 मानना पड़ता है। तो उसके लिए बता रखा है उसने, ठीक है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो उसने बोल रखा है कि ऐसी कौन सी मदें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार हमें क्या किया, कैश फ्लो बनाने के टाइम पे इंक्लूड की जाती हैं। तो है ही नहीं था एक शुरू स्टार्टिंग में, खुद ही पढ़ के देखो। अच्छा, कन्वर्जेशन ऑफ डेट टू इक्विटी लिख रखा है, एक्वायरिंग एन एसेट थ्रू लीज लिख रखा है, ये सही है ना। देखो ये आपने पढ़ भी रखा है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, परचेज एज बिल्डिंग बाय गिविंग अ मोर्टेज। तो इसमें से क्या है, थर्ड वाली हमारा सही है, जो कि क्या था कि जो हमारा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो होती है ये हमारी इंक्लूड की जाती हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा है ये, कि जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार कौन सा सही है इसमें से। तो क्या होता है इसमें, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, कि जो हमारा क्या है प्रूडेंस कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि जो हमारा फर्दर फ्यूचर में लॉस होने वाला है ना, उसके लिए पहले ही क्या करके रखो, इंतजाम करके रखो, उसके लिए पहले ही आप अवेयर होके रहो, ताकि उनकी जो लॉस है उनके बारे में हम पहले क्या कर सकें, कुछ ना कुछ कवर अप के लिए रख सकें। तो ये कहता है कि लॉस के लिए पहले ही बना लो, अगर आपको पता है थोड़ी सी भी भनक होने वाली है कि हमारा लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले ही बना लोगे लॉस के लिए। बट फ्यूचर के लिए ये नहीं कहता, ये पुराना रूढ़िवादी थी, मतलब उसको हिंदी में बोलते थे कि रूढ़िवादी प्रकृति का होता है। जैसे पुराने लोग नहीं होते थे, वो कहते थे कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, लड़कियों को बाहर नहीं जाना, ये सब। तो वो कैसे होते हैं, रोक टोक वाले होते हैं और लालची होते हैं थोड़ा कि हाँ ये काम नहीं करने, तो वो किसी में होते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल में। तो ये भी यही कहता है कि लॉस के लिए पहले ही क्या करो, अपना हिसाब रखो, और प्रॉफिट जब तक आएगा नहीं जब तक उसको रिकॉर्ड ना करो। ठीक है भाई, ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट, अगर समझ में आता है तो एक बार कमेंट में ये भी बता दिया करो कि हाँ हमारे समझ में आ रहा है, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ये सेकंड क्लास है।